रात के अंधेरे में जब गंगा और यमुना का पानी शांत हो जाता है तो प्रयागराज के पुराने घाटों और सुनसान गलियों में एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो किसी भी इंसान की रूह कँपा सकती है। कहते हैं कि इस पुराने शहर ने अपने सीने में जितने गहरे खौफनाक राज दफन किए हैं उतनी शायद ही किसी और जगह ने किए हों। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाने वाला। आज की कहानी एक सच्ची घटना है, एक ऐसी घटना जिसे मेरे पास के एक इंसान ने लिख कर भेजी है, जिसने मौत को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि उसकी खौफनाक आंखों में झांक कर देखा है। जब मैंने इस कहानी को पहली बार पढ़ा तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हुए थे। मुझे लगा कि कैमरे के सामने बैठकर इसे सुनाना आसान होगा, लेकिन सच कहूं तो आज मुझे भी एक अजीब सी घबराहट और घुटन सी महसूस हो रही है। हम सब ने भूतों की कहानियां सुनी हैं, लेकिन क्या होता है जब वो कहानियां हमारी असल जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं? क्या होता है जब रात के अंधेरे में किसी सुनसान सड़क पर आप अकेले हों और अचानक आपको एहसास हो कि आपके पीछे कोई है? आज की कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जुड़ी है। प्रयागराज का वो पुराना नैनी ब्रिज जिसके ऊपर से गुजरते हुए लोगों की आज भी रूह कांप जाती है। यह कहानी मुझे रोहित नाम के एक लड़के ने लिख कर भेजा है। रोहित का असली नाम है रोहित तिवारी और वो प्रयागराज के पास ही स्थित करछना गांव का रहने वाला है। रोहित एक बहुत ही साधारण परिवार से आता है। घर में उसकी एक बूढ़ी माँ है और एक छोटी बहन, जिनकी जिम्मेदारी रोहित के कंधों पर है। साल 2018 की बात है। नैनी इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री में काम किया करता था। पैसे ज्यादा मिलते थे, इसलिए उसने जानबूझकर नाइट शिफ्ट ले रखी थी। वो रोज शाम को अपनी पुरानी स्प्लेंडर बाइक से करछना से निकलता, नैनी ब्रिज पार करता और फैक्ट्री पहुंचता था और फिर रात के 2 या 3 बजे शिफ्ट खत्म होने के बाद वापस उसी रास्ते से अपने गाँव लौटता था। रोहित का कहना है कि उसे कभी इन भूत प्रेत वाली कहानियों पे जरा भी यकीन नहीं था। वो हमेशा सोचता था कि ये सब ना मन का वहम है, लेकिन दिसंबर 2018 की उस रात ने उसकी ये सोच हमेशा के लिए बदल दी। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। प्रयागराज की सर्दियां वैसे ही बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री तक गिर चुका था। हवा इतनी ठंड थी कि अगर चेहरे पर लग जाए तो सुइयां चुभने जैसा दर्द होता था। रोहित ने अपनी डायरी में लिखा है कि उस रात उसे फैक्ट्री से निकलने में थोड़ी देरी हुए थे। रात के लगभग 2:45 बज रहे थे। बाकी सारे मजदूर पहले ही जा चुके थे। रोहित बिल्कुल अकेला था। उसने अपना भारी जैकेट पहना, मफलर से अपना चेहरा बांधा और अपनी बाइक स्टार्ट की। फैक्ट्री के गेट से बाहर निकलते ही उसे आज अंदाजा हो गया था कि आज का सफर आसान नहीं होगा। सड़क पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान से ओस गिर रहे थे और कोहरा इतना घना था कि 10 कदम दूर कभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी भी कोहरे को पार नहीं कर पा रहे थे। रोहित अपनी बाइक को 30 से 40 की स्पीड से चला रहा था। आसपास की सारी दुकानें, ढाबे और चाय की गुमतियां सब बंद हो चुकी थी। सिर्फ उसकी बाइक के इंजन की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रहे थे। नैनी इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए रोहित की बाइक धीरे धीरे उस पुरानी नैनी ब्रिज की तरफ बढ़ रही थी। जो लोग प्रयागराज के हैं वो जानते ही हैं कि अंग्रेजों के जमाने का बना ये लोहे का पुल रात के वक्त कैसा दिखता है। नीचे गहरी काली यमुना नदी बह रही होती है और ऊपर पुल के लोहे के खंभे किसी विशाल काय कंकाल की तरह लगते हैं। रोहित ने लिखा है, जैसे ही उसकी बाइक उस पुल के शुरुआती हिस्से पर चढ़ी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक से ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ गई थी। नदी की तरफ से आने वाली हवा में एक अजीब सी सिलन और बदबू थी, जैसे कई दिनों से सड़ी हुई मछलियों या किसी लाश की बदबू। रोहित ने अपने मफलर को नाक तक खींच लिया था। पुल पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, कोई इंसान भी नहीं था। रोहित की बाइक पुल के बीचों बीच पहुंचने ही वाली थी। तभी उसकी बाइक की हेडलाइट की रोशनी कोहरे के बीच किसी चीज से टकराई। वो देखकर रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। पुल के बाईं तरफ जहां लोहे की रेलिंग होती है वहां कोई खड़ा था। इस कांपा देने वाली ठंड में रात के 3 बजे पुल के बीचों बीच कोई इंसान क्या कर सकता है? रोहित ने अपनी बाइक की स्पीड और कम कर दी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा कोहरा साफ होने लगा और वो साया भी साफ होने लगे। वो कोई आदमी नहीं था, वो एक औरत थी। उसने एक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो साड़ी बहुत ही पुरानी और मैली लग रही थी, मानो सालों से धोई ना गई हो। और सबसे अजीब बात, इतनी कड़ाके की ठंड में जब तापमान 4 डिग्री था, उस औरत ने कोई स्वेटर या शॉल तक नहीं ओढ़ा था। उसके बाल खुले हुए थे और हवा में बुरी तरह उड़ रहे थे। रोहित ने अपनी डायरी में लिखा है कि उस औरत के पैर एकदम नंगे थे। वो नंगे पैर उस लोहे के पुल पर खड़ी थे जहां बर्फ जैसी ओस जम चुके थे। रोहित के दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। इतनी रात गई ये औरत कौन हो सकती है? कोई पागल औरत, कोई भिखारन भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी औरत जो अपनी जिंदगी से हार मान चुकी हो और इस पुल से यमुना नदी में कूदने आई हो। रोहित एक बहुत ही अच्छा इंसान है।
वो उसे उस हालत में वहां अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने अपनी बाइक की रफ्तार एकदम धीमी कर दी और उस औरत से करीब 10-12 कदम की दूरी पर जाकर रुका। उसने बाइक का इंजन बंद नहीं किया था। बाइक की हेडलाइट की तेज पीली रोशनी सीधे उस औरत की पीठ पर पड़ रही थी। सिर्फ रोहित की बाइक के इंजन की आवाज और यमुना नदी की आवाज आ रही थी। वो औरत लोहे की रेलिंग पर झुकी हुई थी और नीचे उस गहरे काले पानी की तरफ देख रही थी। रोहित ने अपने बाइक पर बैठे बैठे ही आवाज लगाई, हेलो मैडम, आप ठीक हैं? लेकिन गाइस कोई जवाब नहीं आता है। उस औरत की तरफ से वो औरत अपनी जगह से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो रही थी। रोहित को लगा कि शायद हवा की तेज आवाज और बाइक के इंजन के शोर में उसे कुछ सुना ही नहीं दिया होगा। एंड गाइस यहीं पर रोहित अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर देता है। रोहित ने अपनी बाइक को न्यूट्रल किया, स्टैंड लगाया और बाइक से नीचे उतर गया। उसके भारी जूतों की आवाज उस लोहे के पुल पर ठक ठक करके आवाज कर रहे थे। जैसे जैसे रोहित उस औरत के करीब जा रहा था, उसे एक बहुत ही खौफनाक चीज एहसास हुआ। रोहित ने गौर किया कि इतनी भयानक ठंड में जहां रोहित खुद अपने मोटे से जैकेट में अनकंफर्ट था, वहीं पर वो औरत बिल्कुल भी नहीं कांप रहे थे। उसका शरीर एकदम पत्थर की तरह स्थिर था। यहाँ तक कि ब्रीथ करने से भी उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, मानो उसके शरीर में जान ही ना हो। और वो बदबू जो रोहित को पुल की शुरुआत में आई थी, वो सड़ी हुई लाश जैसी बदबू अब इतनी तेज हो चुकी थी कि रोहित का दम घुटने लगा था। उसे उस गंध के पास रुकना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। रोहित अब उस औरत के बिल्कुल पीछे खड़ा था। मुश्किल से सिर्फ 2 या 3 फीट का फासला रहा होगा। रोहित का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही छाती में दर्द महसूस होने लगा था। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में दोबारा कहा, मैडम, रात के 3 बज रहे हैं, यह जगह आपके लिए ठीक नहीं है। वो कोई इंसानी बॉडी तो थी नहीं, तो उसे क्या फर्क पड़ता है अंधेरी रात या फिर ठंड से। एंड गाइस रोहित कहता है, अगर आप कहिए तो मैं पुलिस को फोन कर दूं या फिर आपको कहीं छोड़ दूं। फिर से कोई जवाब नहीं आता है, लेकिन इस बार उस औरत ने हिलना शुरू किया। उसने रोहित की तरफ मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों जो रोहित ने अपनी आंखों से देखा वो किसी भी इंसान का दिमाग शून्य करने के लिए काफी था। उस औरत का शरीर नहीं घुमा, उसके पैर और उसकी पीठ अभी भी नदी की तरफ ही थे। सिर्फ और सिर्फ उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे की तरफ रोहित की दिशा में घूमने लगी। एक इंसान की गर्दन कभी उस हद तक नहीं घूम सकती जैसे जैसे उसकी गर्दन पीछे घूम रही थी। कड़क कड़क सूखी हड्डियों की टूटने की तेज आवाज उस सन्नाटे में गूंजने लगी। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चाहकर भी वहां से नहीं भाग पा रहा था। उसका शरीर मानो लकवा मार गया था और फिर उसका चेहरा पूरी तरह से घूमकर रोहित के सामने आ गया। बाइक की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और रोहित के मुंह से एक भयानक चीख निकली। वो कोई जीता जागता इंसान नहीं थे। उसका चेहरा पानी में हफ्तों तक डूबी हुई किसी लाश की तरह भयानक रूप से सुजा हुआ था। उसकी खाल नीली और सफेद पड़ चुकी थी और कई जगह से गल कर लटक रही थी और उसकी आंखें, उसके चेहरे पर आंखें थी ही नहीं। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे गंदा बदबूदार पानी रिस रहा था, मानो उसकी हड्डियां टूटी हुई हों। वो बिना आंखों के भी सीधे रोहित की आंखों में घूर रही थी। रोहित की सांसें अब गले में ही अटक गई थी। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी उस सड़े हुए चेहरे का जबड़ा अचानक से खुला और एक आवाज आई, और वो आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती। एंड गाइस वो बोली, मेरा बच्चा पानी में गिर गया है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? उसकी आवाज में जो गूंज थी वो सीधे रोहित के दिमाग के अंदर बज रही थी। जैसे उस औरत ने अपना एक सड़ा हुआ जबड़ा रोहित की तरफ बढ़ाया, जैसे रोहित का लकवा टूट गया हो। मौत को इतने करीब से देखकर उसके अंदर पता नहीं कहां से अचानक ताकत आ गई। वो पीछे की तरफ गिरा और घिसटते हुए अपनी बाइक की तरफ भागा। रोहित ने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा। वो जमीन पर घिसटता हुआ अपनी बाइक की तरफ पहुंचा। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि उसे बाइक का हैंडल पकड़ने और चाबी घुमाने में भी मुश्किल हो रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाइक को गियर में डाला और एक्सीलेटर पूरी तरह से ऐंठ दिया। बाइक का पिछला टायर लोहे के पुल पर जोर से फिसला और बाइक सीधे हवा से बातें करने लगे। रोहित की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था कि उसका सीना फट जाएगा। उसे बस किसी तरह पुल को पार करके जिंदा बचना था। वो 80-90 की स्पीड पर उस घने कोहरे में अपनी बाइक को दौड़ा रहा था। सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे सामने से किसी गाड़ी से टकराने का डर नहीं था। उसे डर था तो सिर्फ उस खौफनाक चीज का जो पीछे छूट गई थी। पुल बस खत्म होने ही वाला था। रोहित को लगा कि उसने मौत को पीछे छोड़ दिया और वो बच गया है, लेकिन इंसान की फितरत होती है, जब उसे डर लगता है तो तसल्ली करने के लिए एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखता है।
रोहित ने मुड़कर तो पीछे नहीं देखा, लेकिन अपनी बाइक के साइड मिरर पर चली गई और उस शीशे में उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। उसकी बची कुछ जिंदगी भी मानो निकल गई हो। वो औरत उस पुल के रेलिंग के पास नहीं थी, उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में तैरती हुई रोहित की बाइक के पीछे पीछे आ रही थी। उसका वो सड़ा हुआ बिना आंखों वाला चेहरा शीशे में रोहित के चेहरे के बिल्कुल करीब था। रोहित की चीख गले में ही घुट गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बिना शीशे में देखे बस बाइक को भगाता रहा। उसे नहीं पता कि वो नैनी के उस पुल से करछना अपने घर तक कैसे पहुंचा। घर के दरवाजे पहुंचते ही उसने जोर से ब्रेक मारा और बाइक वहीं गिर गई और रोहित भी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब रोहित की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो अपने बिस्तर पर था और उसकी बूढ़ी माँ उसके सिहराने बैठी रो रही थी। रोहित का शरीर आग की तरह तप रहा था। उसे 104 डिग्री का तेज बुखार था। ये बुखार कोई आम बुखार नहीं था। लगातार 10 दिनों तक रोहित बिस्तर से नहीं उठ पाया। वो रात में अक्सर पसीने से लथपथ होकर चौंक कर उठ जाता और चिल्लाने लगता, उसे बचा लो, वो पानी में गिर गया है। जब रोहित ठीक हुआ तो उसने गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों को उस रात की घटना के बारे में बताया। तब जाकर उसे पता चला कि उस पुराने नैनी ब्रिज का एक कितना काला इतिहास है। आज से करीब 15-20 साल पहले उसी इलाके की एक औरत का अपने पति से बहुत भयानक झगड़ा हुआ था। वो रातों रात अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाकर घर से निकली और उसी पुरानी नैनी ब्रिज से गहरी यमुना नदी में कूद गई। उसका छोटा बच्चा तो कहीं पानी में बह गया और कभी नहीं मिला। लेकिन उस औरत की लाश कई दिनों बाद मछुआरों की जाल में फंसी हुई मिली थी। बुजुर्गों का कहना है कि आज भी सर्दियों की उन कोहरे वाली रातों में वो औरत उस पुल पर भटकती है। वो हर गुजरने वाले मुसाफिर से अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने की भीख मांगती है और जिसने भी उन खौफनाक आंखों में देख लिया वो फिर कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाया। उसने फैसला कर लिया कि कम पैसे कमा लेगा लेकिन रात में कभी काम पर नहीं जाएगा। दिन में तो वो काम पर जाता था, लेकिन सूरज ढलने के बाद उसने कभी उस पुराने नैनी ब्रिज की तरफ कदम तक नहीं रखा। आज भी अगर उसे रात में कहीं जाना हो तो वो मीलों लंबा चक्कर काट कर नए वाले ब्रिज से जाता है, लेकिन भूल कर भी उस पुराने लोहे के पुल की तरफ देखता तक नहीं। तो दोस्तों, ये थी रोहित की वो सच्ची कहानी जिसने मेरी भी रातों की नींद उड़ा दी है। क्या सच में इस दुनिया में हमारे अलावा भी कोई और दुनिया है जो अंधेरा होते ही जाग उठती है? अगर आप भी कभी रात के वक्त ऐसे पुराने पुल या रास्ते से गुजरे और कोहरे के बीच कोई आपको मदद के लिए पुकारे तो भूल कर भी अपनी गाड़ी मत रोकना। और हाँ, अपने पीछे लगे शीशे में तो बिल्कुल भी मत देखना। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। रिव्यू डार्क स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही सच्ची कहानियों में आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय महाकाल। बाय बाय।